हम्म। अगर किसी को लगता है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन सेल्स पर्सन वो लोग हैं जो बस मतलब बिना रोके लगातार बोल सकते हैं, है ना? जो बातों के जाल में फंसा के किसी को भी कुछ भी बेच दें। हाँ, वो जो बर्फ वाले इलाके में फ्रिज बेचने वाली कहावत है। बिल्कुल, वो कहावत। तो अगर कोई ऐसा सोचता है तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मतलब आज के समय में किसी भी कमरे में जो इंसान सबसे ज़्यादा शोर मचा रहा होता है ना, वो अक्सर डील क्लोज़ करने में सबसे पीछे रह जाता है। एकदम सही कहा आपने। वो जो 90 के दशक वाला तरीका था, हुँ। मतलब जहाँ दरवाजे पर खड़े होकर एक ही रटा रटाया डायलॉग चिपकाया जाता था, वो अब पूरी तरह से फेल हो चुका है। क्योंकि अब ग्राहक बहुत स्मार्ट हो गया है। बिल्कुल। पहले क्या था कि जानकारी सिर्फ बेचने वाले के पास होती थी, हुँ, इसलिए ग्राहक उसकी बात सुनने को मजबूर था। हुँ, लेकिन आज आज हम इंफॉर्मेशन पैरिटी के युग में हैं। हुँ। मतलब जानकारी सबके पास हाँ, इंटरनेट ने सब बदल दिया है। है ना? हुँ। आज का उपभोक्ता बहुत जागरूक है। वो पलक झपकते ही भांप लेता है कि कौन उसकी मदद कर रहा है और कौन सिर्फ अपना मासिक टारगेट पूरा करने के लिए उसे एक शिकार की तरह देख रहा है। और यही बात आज के हमारे विषय को इतना प्रासंगिक बनाती है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम प्रेम नारायण जी की मशहूर किताब टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग के नोट्स का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। ये किताब वाकई इस विषय पर बहुत गहरा नजरिया देती है। बिल्कुल देती है। और हमारा मिशन यहाँ कोई रटी रटाई किताबी थ्योरी देना नहीं है, बल्कि हम उन 5 आधुनिक रहस्यों की परतें खोलने जा रहे हैं जो एक साधारण सी सेल्स पिच को ना एक मास्टर क्लास में बदल देते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये रहस्य कोई चालाकी नहीं है। हाँ, कोई ट्रिक नहीं है। बिल्कुल, ये इस बात पर आधारित है कि इंसानी दिमाग असल में काम कैसे करता है, मतलब ग्राहक का मनोविज्ञान क्या है। तो चलिए सीधे पेड़े रहस्य की ओर चलते हैं। ये इस मिथक को तोड़ता है कि लच्छेदार बातें करना ही बिक्री का आधार है। हाँ, क्योंकि यहाँ पूरी रणनीति इस बात पर टिक जाती है कि आप एक विक्रेता से हटकर एक प्रॉब्लम सॉल्वर या समाधानकर्ता कैसे बनते हैं। और देखिए, आप किसी की समस्या तब तक नहीं सुलझा सकते जब तक आप उसे सुनते नहीं हैं। सुनना तो सबसे बुनियादी बात है। है तो बुनियादी, लेकिन यहाँ सुनने का मतलब सिर्फ चुपचाप खड़े रहना नहीं है। ये एक्टिव लिसनिंग यानी सक्रिय रूप से सुनने की एक पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अच्छा, मुझे इस बात को थोड़ी और बारीकी से समझना है क्योंकि मतलब हम सभी जानते हैं कि सुनना ज़रूरी है। अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं और वो मेरी बीमारी सुने बिना दवा लिख दे, तो आप वो दवा कभी नहीं खाएंगे। बिल्कुल नहीं खाऊंगा। तो व्यावसायिक बातचीत में इस एक्टिव लिसनिंग का असली मनोवैज्ञानिक असर क्या होता है? ये काम कैसे करता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर हम इसके पीछे की न्यूरोलॉजी को समझे ना, तो जब कोई इंसान अपनी परेशानी बता रहा होता है और सामने वाला सिर्फ सिर नहीं हिला रहा बल्कि सच में उस पर ध्यान दे रहा है, तो ग्राहक के दिमाग का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, मतलब खुद को सुरक्षित रखने की वृत्ति। हाँ एग्जैक्टली, वो वृत्ति शांत होने लगती है। जब किसी को लगता है कि उसे सुना और समझा जा रहा है, तो उसके दिमाग का तनाव कम हो जाता है। किताब में ग्राहकों को उनकी मानसिकता के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। निर्णायक, संशयग्रस्त, मोलभाव करने वाले और वफादार ग्राहक। बिल्कुल। और इन चारों के बीच जो एकमात्र पुल है ना, वो यही सहानुभूति है। जब आप सुनते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि आप उनके साथ खड़े हैं, उन्हें कुछ बेचने के लिए उनके खिलाफ नहीं। यहाँ मुझे एक छोटी सी दुविधा दिख रही है। कैसी दुविधा? देखिए, जो संशयग्रस्त ग्राहक हैं, जिन्हें फैसले लेने में घबराहट होती है, उनके लिए तो सहानुभूति काम करेगी, लेकिन वो जो मोलभाव करने वाले ग्राहक होते हैं, अच्छा, जो सिर्फ डिस्काउंट मांगते हैं। हाँ, जो इंसान सिर्फ और सिर्फ सबसे सस्ता दाम खोज रहा है, उसे इस सहानुभूति से क्या फर्क पड़ेगा? वो तो बस इस बात पर अड़ा रहेगा कि उसे 20% डिस्काउंट चाहिए। ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान थोड़ा अलग है। थोड़ा सोचिए, वो ग्राहक मोलभाव कर क्यों रहा है? शायद पैसे बचाने के लिए। ऊपरी तौर पर हाँ, लेकिन ज्यादातर मामलों में मोलभाव करने के पीछे एक गहरा डर होता है कि कहीं उसे ठगा तो नहीं जा रहा। ओह, अच्छा। उसे बातचीत में एक जीत का एहसास चाहिए होता है। तो जब आप उसकी बात ध्यान से सुनते हैं, उसे मान्यता देते हैं और फिर समझाते हैं कि ये कीमत क्यों उचित है, तो आप असल में उसके उस अचेतन डर को शांत कर रहे होते हैं। मतलब वो सिर्फ प्रोडक्ट के पैसे नहीं दे रहा है। बिल्कुल नहीं,
वो उस मनोवैज्ञानिक सुरक्षा और भरोसे के लिए भी भुगतान करने को तैयार हो जाता है जो आपने उसे दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही नया नजरिया है कि डिस्काउंट मांगना असल में पैसे की कमी नहीं बल्कि भरोसे की कमी का संकेत हो सकता है। एकदम सही। तो अब मान लेते हैं कि हमने ग्राहक का भरोसा जीत लिया। अब आता है हमारा दूसरा रहस्य, हमारा उत्पाद यानी प्रोडक्ट। अक्सर कहा जाता है कि आपको अपने प्रोडक्ट की हर खूबी रटी होनी चाहिए। लेकिन खूबियां रटना और उत्पाद को गहराई से समझना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसे कैसे समझें? इसे एक उदाहरण से देखते हैं। एक कुशल मैकेनिक को लीजिए, जिसने गाड़ी का इंजन खुद खोला और बांधा है। उस मैकेनिक को सिर्फ टॉप स्पीड नहीं पता होती। उसे कमियां भी पता होती होंगी। बिल्कुल। उसे इंजन की सीमाएं पता होती हैं। उसे पता होता है कि किस स्थिति में इंजन गर्म होगा, ये मशीन जवाब दे देगी। एक बेहतरीन सेल्स पर्सन का अपने प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल ऐसा ही एक माँ और बच्चे जैसा रिश्ता होता है। ये एनालॉजी बहुत सटीक है। ताकत के साथ साथ कमजोरियां भी पता है। लेकिन मतलब एक सवाल उठता है यहाँ, हाँ, पूछिए। क्या बिक्री बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्ट की कमियों को छिपाना ज्यादा सुरक्षित रास्ता नहीं है? अगर मैं खुद ही किसी को बता दूं कि मेरा ये सॉफ्टवेयर इस खास सिस्टम पर धीमा चलता है, तो ग्राहक तो भाग जाएगा ना। ऊपरी तौर पर देखने में ये सच में एक बड़ा जोखिम लगता है, लेकिन जब हम इसे कॉग्निटिव रिलीफ यानी मानसिक राहत के नजरिए से देखते हैं, तो सच्चाई कुछ और ही होती है। मानसिक राहत? वो कैसे? देखिए, जब आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी कमियां स्वीकारते हैं, तो आप ग्राहक के दिमाग से वो शक मिटा रहे होते हैं जो हमेशा मौजूद रहता है कि इसमें कोई तो कैच होगा। एग्जैक्टली हर खरीदार यही सोच रहा होता है। और जब आप खुद वो कैच बता देते हैं, तो ग्राहक का दिमाग रिलैक्स हो जाता है। वो सोचता है, अगर ये व्यक्ति मुझे खुद नुकसान बता रहा है, तो ये मेरी भलाई ही चाहता होगा। मतलब पारदर्शिता से भरोसा रातों रात मजबूत हो जाता है। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में किताब में एक और बात पर बहुत जोर दिया गया है, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन यानी भौतिक प्रदर्शन। हाँ, मैंने भी ध्यान दिया। ऐसा क्यों होता है कि जब हम सिर्फ बात कर रहे होते हैं तो ग्राहक टालम टोल करता है, लेकिन चीज को इस्तेमाल करते ही फैसला बदल जाता है? इसके पीछे ओनरशिप इफेक्ट नाम का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है। जब आप केवल खूबियां गिना रहे होते हैं, तो प्रोडक्ट ग्राहक के दिमाग में सिर्फ एक विचार होता है। और दिमाग को विचार प्रोसेस करने में ऊर्जा लगती है। सही कहा। लेकिन जैसे ही आप वो चीज उनके हाथ में थमाते हैं, वो एक ठोस वास्तविकता बन जाती है। जैसे ही इंसान किसी चीज को पकड़ता है, उसका दिमाग अचेतन रूप से उस पर अपना अधिकार, अपनी ओनरशिप महसूस करने लगता है। क्या बात है! मतलब कल्पना से निकलकर जब कोई चीज अनुभव बनती है, तो निर्णय लेने की गति बढ़ जाती है। बिल्कुल बढ़ जाती है। तो चलिए अब तीसरे रहस्य की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति है जो ग्राहक को सुनता भी है, प्रोडक्ट का उस्ताद भी है, कमियां भी बताता है और डेमो भी दे दिया। सब परफेक्ट है, लेकिन फिर भी डील आगे नहीं बढ़ती। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ प्रभावी संचार की वो अनदेखी परतें काम आती हैं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। संचार मतलब हम क्या बोल रहे हैं? नहीं, हम हमेशा क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं, जबकि असल में कैसे बोल रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी बॉडी लैंग्वेज। हाँ, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, आवाज का उतार चढ़ाव, इंसानी दिमाग शब्दों से ज्यादा इन संकेतों पर भरोसा करता है। अगर मैं इसे आम जिंदगी से जोड़ूं तो ये बिल्कुल फर्स्ट डेट पर जाने जैसा है। अच्छा, वो कैसे? मतलब मान लीजिए आप किसी के साथ बैठे हैं, सामने वाला कह रहा है कि उसे आप में दिलचस्पी है, लेकिन वो बार बार अपना फोन देख रहा है या घड़ी की तरफ देख रहा है। हाँ, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि असलियत कुछ और है। बिल्कुल। शब्द चाहे जो भी हो, आपको लगेगा कि वो इंसान बोर हो रहा है। एकदम सटीक एनालॉजी है। व्यवसाय में भी यही होता है। आंखें मिलाकर एक शांत मुद्रा में बात करने से आप केवल जानकारी नहीं दे रहे, आप भरोसा ट्रांसफर कर रहे होते हैं। और एक पल की लापरवाही सब बर्बाद कर सकती है। बिल्कुल। और एक और बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर तकनीकी क्षेत्रों में होती है, कठिन तकनीकी जार्गन का इस्तेमाल। हाँ, मैंने ये टेक इंडस्ट्री में बहुत करीब से देखा है। लोग ऐसे भारी शब्द और शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, मानो साबित करना चाहते हो कि वो कितने स्मार्ट हैं। उन्हें लगता है इससे ग्राहक प्रभावित होगा। हाँ, पर क्या ऐसा होता है? इसका असर बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ कॉग्निटिव लोड यानी मानसिक दबाव का सिद्धांत लागू होता है। मानसिक दबाव? हाँ, जब आप ऐसी भाषा बोलते हैं जो ग्राहक नहीं समझता, तो आप उसके दिमाग पर
आपकी बातों को डिकोड करने का बोझ डाल देते हैं और दिमाग स्वभाव से बहुत ऊर्जा बचाने वाला होता है। तो जब उसे कुछ समझ नहीं आता? तो वो खुद को गलत फैसले से बचाने के लिए सबसे आसान रास्ता चुनता है। एक भ्रमित दिमाग हमेशा नहीं कहता है। एक भ्रमित दिमाग हमेशा नहीं कहता। ये तो बहुत ही गहरी लाइन है ना? इसलिए भाषा जितनी सरल होगी, सफलता उतनी ज्यादा होगी। चलिए अब इस स्थिति को थोड़ा और मुश्किल बनाते हैं, जो हमारा चौथा रहस्य है। मान लेते हैं कोई भ्रम नहीं है, भाषा सरल थी, ग्राहक सब समझ गया। फिर क्या हुआ? फिर जैसे ही आप कीमत बताते हैं, अचानक एक दीवार खड़ी हो जाती है। ये बहुत महंगा है या हमारे पास बजट नहीं है। आमतौर पर तो इसे बातचीत का अंत मान लिया जाता है। और यहीं पर हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। ये आपत्तियां या ऑब्जेक्शंस अस्वीकृति नहीं है। अस्वीकृति नहीं है तो फिर क्या है? देखिए, जब किसी को पैसे खर्च करने होते हैं तो उसका दिमाग स्वाभाविक रूप से रिस्क से बचने की कोशिश करता है। ये आपत्तियां एक डिफेंस मैकेनिज्म है। मतलब जो वो कह रहा है ये महंगा है, तो वो ये नहीं कह रहा कि मुझे नहीं चाहिए। असल में वो कह रहा है मुझे और आश्वस्त करो कि ये मेरे पैसों के लायक है। ये एक छिपा हुआ आमंत्रण है। ओह, तो वो अभी भी टेबल पर बैठे हैं। बिल्कुल, वे अभी भी बातचीत का हिस्सा हैं। ये नजरिया तो पूरी स्थिति ही बदल देता है। इस स्थिति से निपटने के लिए नोट्स में फील फेल्ट फाउंड तकनीक की काफी चर्चा है। हाँ, ये बहुत असरदार है। लेकिन मतलब ईमानदारी से कहूं तो मुझे थोड़ा मैनिपुलेटिव लगा। जैसे आप दिमाग के साथ चालाकी कर रहे हो। क्या ग्राहक इसे पकड़ नहीं लेते? ये मैनिपुलेटिव सिर्फ तब लगती है जब इसे बिना किसी सच्ची भावना के एक रोबोट की तरह बोला जाए। तो इसका सही तरीका क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ग्राहक के ईगो या अहंकार को बाईपास करना होता है। सोचिए, कोई कहता है ये महंगा है और आप तुरंत कहते हैं नहीं सर, आप गलत है। तो एक तरह से बहस शुरू हो गई। एग्जैक्टली। आप उनकी समझ को चुनौती दे रहे हैं और कोई भी बहस में हारना नहीं चाहता। हाँ, फिर बात सही गलत की नहीं, बस जीतने की हो जाती है। लेकिन फील फेल्ट फाउंड में आप बहस नहीं करते। आप कहते हैं मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, यानी फील। हमारे कई पुराने ग्राहकों ने भी शुरुआत में ऐसा ही महसूस किया था, यानी फेल्ट। इससे उन्हें लगेगा कि वो अकेले नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जब उन्होंने इसे इस्तेमाल किया तो उन्होंने पाया, यानी फाउंड, कि इसकी लंबी उम्र ने असल में उनके पैसे बचा लिए। अरे वाह! तो आपने उनकी चिंता को जायज भी ठहराया और बिना बहस किए एक नया नजरिया भी दे दिया। सही कहा। इससे तनाव तुरंत कम हो जाता है। और जब तनाव खत्म हो जाता है, सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, तब बारी आती है क्लोजिंग की। हाँ, अंतिम चरण। नोट्स में एज्यूम क्लोज, यानी ये मान लेना कि डील हो चुकी है, इस पर काफी जोर दिया गया है। ये कैसे काम करता है? ये इस तथ्य पर काम करता है कि बड़े फैसले लेते समय इंसान का दिमाग बहुत ऊर्जा खर्च करता है। वह निर्णय पक्षाघात या डिसीजन पैरालिसिस का शिकार हो सकता है। मतलब फैसला ले लेने हैं अटक जाना। हाँ, तो अज्यूम क्लोज में आप वो मानसिक बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। आप ये नहीं पूछते तो क्या आप इसे खरीदेंगे, क्योंकि उससे वो फिर सोचने लगेंगे। बिल्कुल। आप आत्मविश्वास से कहते हैं तो क्या मैं मंगलवार को डिलीवरी करवा दो या बुधवार ठीक रहेगा। आप उन पर दबाव नहीं डाल रहे, बस अगला कदम आसान बना रहे। एकदम सही। जब आप स्वाभाविक रूप से एक दिशा तय करते हैं तो दिमाग आसानी से उस पर चलने लगता है। ये वाकई कमाल है। तो आप मान लेते हैं कि डील क्लोज हो गई, पेमेंट आ गया। पुरानी सोच तो यही है कि काम खत्म, अब अगली डील की तरफ बढ़ो। और यहीं पर आता है हमारा पांचवां और अंतिम रहस्य, जो एक कंपनी को महान ब्रांड बनाता है। खरीदारी के बाद का मनोविज्ञान। क्या मतलब? हमने अक्सर अनुभव किया है ना, जब हम कोई महंगी चीज खरीदते हैं तो पेमेंट के बाद अचानक एक बेचैनी होती है, क्या मैंने सही फैसला किया? अरे हाँ, बिल्कुल। बायर्स रिमोर्स या खरीदार का पछतावा। जब मैं भी कोई बड़ा गैजेट लाता हूँ तो घबराहट होती है कि पैसे बर्बाद तो नहीं कर दिए। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे पोस्ट परचेज डिसोनेंस कहते हैं और यहीं पर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी CRM काम आता है। तो CRM सिर्फ डेटा फीड करना नहीं है? बिल्कुल नहीं। जब खरीदारी के 2 दिन बाद आप एक छोटा सा फॉलोअप कॉल करते हैं तो आप असल में ग्राहक के दिमाग की उस बेचैनी को शांत कर रहे होते हैं। आप उन्हें याद दिला रहे हैं कि उनका फैसला सही था। एग्जैक्टली। और अगर इसे व्यापारिक नजरिए से देखें तो एक नए ग्राहक को खोजने का खर्चा पुराने को बनाए रखने से बहुत ज्यादा होता है। मतलब संतुष्ट ग्राहक आपके लिए प्रचार करेगा। हाँ, आज के डिजिटल युग में वर्ड ऑफ माउथ से बड़ा कोई विज्ञापन नहीं है। एक खुश ग्राहक आपकी ब्रांड का सबसे बड़ा एम्बेसडर बन जाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है?
अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो ये स्पष्ट है कि बेचना कोई जादू या सम्मोहन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इंसानी व्यवहार, गहरी सहानुभूति, पारदर्शी संचार और दूसरे के दिमागी तनाव को कम करने का विज्ञान है। एक इंसान की जरूरत को उस स्तर पर समझना जहां वो खुद उसे नहीं समझ पा रहा। और ये सब तभी संभव है जब आपको खुद पर और अपने उत्पाद पर पूरा विश्वास हो। बिल्कुल सही बात है। और इसी विश्वास से जुड़ा है हमारा आज का अंतिम विचार। हमने बाहर की हर तकनीक पर बात कर ली, लेकिन इसके मूल में एक और परत है। हाँ, जो आपके अपने भीतर है। नोट्स के अंत में विजुअलाइजेशन या मानसिक कल्पना की बात की गई है। दुनिया के सबसे सफल लोग कोई भी चुनौती सामने आने से पहले अपनी सफलता को अपने मन में जीते हैं। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। तो जाते जाते मैं इस पर विचार करने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। यदि किसी को अपनी बात समझाना असल में एक मानसिक युद्ध है, तो क्या उस युद्ध का फैसला ग्राहक के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही आपके दिमाग में तय नहीं हो जाता? अगली बार जब आप किसी मीटिंग या बड़ी डील के लिए जाएं, तो सोचिएगा, आपके अंदर की वो शांत आवाज, क्या वो आपके लिए रास्ते खोल रही है या आपके पहुंचने से पहले ही सारे दरवाजे बंद कर रही है? बहुत ही गहरा सवाल है ये। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और अपने विजुअलाइजेशन को अपने पक्ष में काम करने दीजिए।